16 फरवरी 2020 को इंडिया में केरला में समंदर किनारे एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। होता कुछ यूं है कि समंदर के किनारे जब बीच आता है वहां पे एक 5-6 फुट की दीवार होती है जो आबादी के साथ होती है कि कहीं आबादी में पानी ना आ जाए। उस दीवार की समंदर वाली साइड के ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। उन पत्थरों के ऊपर 1-1.5 साल बच्चे की डेड बॉडी पड़ी होती है। अब ये बच्चा कौन है और इसकी लाश इस जगह के ऊपर कैसे आई, ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। चले जाके वीडियो को शुरू करते हैं। केरला के कलनूर जिले में एक थाकली टाउन पड़ता है। इस टाउन में एक विसाच राज नाम का बंदा रहता है। इसकी एक बीवी होती है जिसका नाम रीना होता है। इनका एक 10-12 साल का लड़का है और एक 22 साल की लड़की है। लड़की का नाम सरीना होता है और ये कॉलेज पढ़ रही होती है। नाजरीन, इनके पड़ोस में एक और कॉलोनी होती है जिस कॉलोनी का नाम होता है वर्मा। इस कॉलोनी का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पार्नो। ये पार्नो और सरीना दोनों फेसबुक के ऊपर मिलते हैं और मिलने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि हमारी कॉलोनियां साथ साथ ही है। ये केरला के बीच के ऊपर इनकी ये कॉलोनियां होती हैं। इनके घर से ये सरीना जो होती है इसके घर से 50 मीटर दूर समंदर का किनारा था और उस किनारे एक 5-6 फुट की दीवार लगी हुई थी और इस दीवार की दूसरी साइड के ऊपर समंदर वाली साइड में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। इसका बाप जो था वो मछेरा था और मछली पकड़ने का काम करता था। वो अक्सर घर से चला जाता और 3-3 4-4 दिन बाहर समंदर में ही रहता और 4-5 दिन बाद वापस मछलियां पकड़ के आता। इसकी जिंदगी का दारोमदार यूं ही गुजर रहा होता है कि इस सराना को इस पारनो लड़के से प्यार हो जाता है। 2 साल तक इनकी लव स्टोरी चलती है और ये घर से चोरी छुप के बाहर एक दूसरे को मिलते भी रहते हैं। 2 साल बाद इस सरीना के बाप को पता चल जाता है कि मेरी बेटी पारनो से प्यार करती है। ये अपनी बेटी का घर से निकलना बंद कर देता है। इस वजह से इन दोनों को काफी तकलीफ होती है और यूं वक्त गुजरता रहता है कि ये सरीना जो होती है ये एक दिन टाइम निकालती है और अपने आशिक के पास उसके घर पहुंच जाती है। तब पारनो जो होता है इसकी फैमिली भी इस चीज का गुस्सा करती है कि ये अपने घर को छोड़ के क्यों आई। खैर, पारनो जो होता है वो इसे वापस नहीं भेजता और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी करने के बाद ये अपने ससुराल वर्मा में रहना शुरू कर देती है। कुछ अरसे बाद इस सराना का माँ बाप जो होता है ये अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लेता है और मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये पारनो जो होता है ये कमाई करने के लिए बाहर के मुल्क गल्फ चला जाता है। वक्त ऐसे ही गुजरता है कि 1 साल बाद इनके यहाँ बेटा पैदा होता है। अब ये इस बेटे का नाम विआन रखते हैं। उसके बाद इनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही होती है। वक्त गुजरते गुजरते 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल में अब ये पार्नो जो होता है ये गल्फ कंट्री में होता है, कमाई कर रहा होता है और इसका माँ बाप जो होता है वो बाहर नौकरी करता है। पीछे इनकी बहू घर पे अकेली रह जाती। इस वजह से ये अपने ससुराल में नहीं रुकती बल्कि अपने माँ बाप के घर आ जाती है। इसका 1.5 साल का बेटा होता है और ये अपने माँ बाप के घर रह रही होती है कि कुछ अरसे बाद इसका शोहर पार्नो जो होता है वो गल्फ कंट्री से वापस आता है और सोचता है कि चलो अपनी बीवी को अपने घर लेके आ जाता हूँ। वो जाता है थाकली इलाके में अपनी बीवी को लेके आने के लिए अपने ससुराल के घर। इसकी बीवी जो होती है वो कहती है कि आज रात यहाँ पे रुक जाओ। उसकी माँ भी कहती है, उसका साला भी कहता है कि तुम रुक जाओ, सुबह अपनी बीवी को लेके चले जाना। इसका ससुर जो होता है विनाश राज वो मछली पकड़ने गया होता है समंदर में। अब दिन होता है 16 फरवरी 2020 का। ये रात रुक जाता है। रात ये एक कमरे में सो जाता है, दूसरे कमरे में इसकी सास और इसका साला सो जाता है और इसकी बीवी जो होती है और इसका 1.5 साल का जो बेटा होता है वो बाहर लिविंग रूम में सो जाते हैं। रात 2-3 बजे इसका बेटा अवियान रोता है। इसकी बीवी जो होती है वो उसको उठाती है और उसके बाप पारनो के पास सुला देती है। वो सो जाता है और इसकी बीवी बाहर आके लिविंग रूम में सो जाती है। सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे ये दोनों उठते हैं। क्या देखती सराना कि इसका बेटा जो है वो घर में नहीं है। पार्नो जो होता है वो आगे पूछता है कि किधर गया बेटा। वो कहती तुम्हारे पास सोया हुआ था। वो कहता है पता नहीं किधर है। खैर, पार्नो जो होता है वो अपनी बीवी सराहना को कहता है कि तुम परेशान नहीं होना, वो यहीं कहीं होगा, बाहर खेलने चला गया होगा, किसी हमसाये ने उठा लिया होगा। चूंकि ये इलाका भी इस तरह का था कि सारे हमसाये आपस में इकट्ठे रहते थे और एक दूसरे के बच्चों को काफी प्यार करते थे। जब सारे इलाके से पूछ-गूछ करी जाती है तो किसी को भी इस बच्चे के बारे में नहीं पता होता। दूसरी तरफ इस पार्नो के जो घर वाले थे, इसका माँ और बाप, उनको जब इस चीज का पता चलता है वो भी वर्मा कॉलोनी से इस कॉलोनी में आ जाते हैं और बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सुबह के 11 बजे ये लोग समंदर की साइड पे ढूंढने के लिए निकलते हैं जो घर से 50 मीटर की दूरी के ऊपर होता है। उस साइड पे जब जाते हैं तो एक 4-5 फुट की बड़ी दीवार आती है। उस दीवार को क्रॉस करके समुद्र वाली साइड पे बड़े-बड़े पत्थर पड़े होते हैं। जब एक लड़का उस दीवार के ऊपर चढ़ के देखता है तो क्या नज़र आता है कि सामने पत्थरों के ऊपर
इनके बेटे वियान की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो सब लोग को बताता है, सब लोग पत्थरों की दीवार के ऊपर चढ़ के देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती है, बच्चे की लाश पड़ी होती है वहां पे। अब वो लोग बच्चे की डेड बॉडी उठाते हैं और घर लेके आ जाते हैं। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करी जाती है। इसका नाना जो होता है वो बाहर ही होता है समंदर में ही, उसे आते हुए अभी टाइम लगना था। दिन आ जाता है 16 से 17 फरवरी। आगे वाले दिन 18 फरवरी तक इसके नाना ने वापस आना था। 17 फरवरी को ये लोग जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पुलिस आती है, आके इनसे पूछ-गूछ करनी शुरू कर देती है। इसकी बीवी सराहना जो होती है वो फौरन पलट जाती है और अपने शौहर के खिलाफ बयान देती है कि रात 3 बजे मेरा बेटा रो रहा था, मैंने उसे चुप करवाया और सुला दिया। सुलाने के बाद मैं इसके पास उसे लिटा के आ गई थी कि अपने बाप के पास सोता रहेगा। लेकिन सुबह उठ के जब मैंने देखा तो मेरा बेटा इसके पास था ही नहीं। दूसरी तरफ इसका शौहर परनूर जो होता है वो कहता है कि तुम ये क्या कही जा रही हो? कब रात 3 बजे तुम मेरे पास लेके आई? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो खुद सोया हुआ था। पुलिस अब इन दोनों को पूछ ही रही होती है, बाकी घरवालों से पूछा जाता है, तो एक चीज़ और खुल के सामने आती है कि ये लोग जब सुबह उठ के बच्चे को ढूँढ रहे थे तब घर के अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ था। यानी घर में से ही किसी ने उसे गायब किया, किसी ने उसे कत्ल किया, बाहर से कोई बंदा नहीं आया। अब पुलिस इन दोनों को उठाती है, मियाँ-बीवी को, और पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। सबसे पहले इसके शौहर परनूर का मोबाइल लिया जाता है, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, चेक किया जाता है, लेकिन उसमें से इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती जिसकी वजह से उसके ऊपर शक आए। दूसरी तरफ अब इसकी बीवी सराहना का मोबाइल फ़ोन लिया जाता है, कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, तो क्या देखा जाता है कि 17 मिस्ड कॉलें आई हुई है इसके नंबर के ऊपर, और जिस रात इसका बेटा वियान गायब हुआ, उस रात को भी इसकी किसी के साथ फ़ोन के ऊपर बात चलती रही है। जब मोहल्लेदारों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि इस वियान के घर की बैक साइड के ऊपर भी कोई बंदा उस दिन दोपहर को फिर रहा था जिस रात इनका बच्चा वियान मरा है। अब पुलिस वाले उस बंदे को देखते हैं कि कौन है, सीसीटीवी वीडियो में उस बंदे की तस्वीर भी नज़र आती है। अब पुलिस वालों का सारा शक इस पर नूर की बीवी सराहना पर आ जाता है। पुलिस उससे पूछती है कि जो भी है हमें सच बता दो। वो कहती ऐसा कुछ नहीं, जिस तरह आदि मुजरिम जवाब देते हैं। लेकिन पुलिस जब अपने अंदाज में पूछती है तो वो टूट जाती है और मान जाती है कि हाँ, मैंने अपने बेटे वियान को कत्ल किया है। अब पुलिस इससे पूछती क्यों कत्ल किया और कैसे कत्ल किया, पूरी स्टोरी हमें खुल के बताओ। तो यहाँ पे एक स्टोरी सामने आती है। स्टोरी कुछ यूँ होती है कि जब इस राना का परनूर के घर जाना होता है और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद इसके घर वाले इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसका शौहर बाहर के मुल्क गल्फ कंट्री चला जाता है। तब ये पीछे अपने माँ-बाप के घर अकेली रह रही होती है और इसके पास इसका बेटा भी आन होता है। अब इसकी फेसबुक के ऊपर ही, जैसे पहले इसके शौहर के साथ फेसबुक के ऊपर इसकी दोस्ती हुई थी, ऐसे ही फेसबुक के ऊपर एक और लड़के के साथ इसकी दोस्ती होती है। चूँकि ये लड़का पहले भी इसे जानता था, ये इसी की गली के रहने वाला था, इसी के मोहल्ले के रहने वाला था, और इस लड़के का नाम था नितिन। ये नितिन को पहले हेलो हाय करके गुज़र जाया करती थी फेसबुक के ऊपर, लेकिन अब इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती आस्ता-आस्ता मोहब्बत में पड़ जाती है। यूँ ये दोनों आपस में प्यार-मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं और ये सराहना जो थी ये अपने ससुराल से एक दफ़ा गहने चुरा के भी इस नितिन को देती है और पैसे वगैरह भी देती रहती है। ये नितिन के ऊपर पैसे वगैरह काफ़ी लगाती है और इसे खर्चा वगैरह भी काफ़ी देती रहती है। जब इसका बाप मछलियाँ पकड़ने चला जाता समंदर में, वो 2-2 3-3 दिन घर वापस नहीं आता था। इसका भाई और माँ भी काम के सिलसिले में कभी बाहर चले जाते तो पीछे से ही अपने आशिक को घर मँगवा लिया करती थी। अक्सर इसका आशिक नितिन जो था वो इसके नाम के ऊपर बैंक से लोन भी लेता रहता था। उसे किस्त देने की फ़िक्र तो होती नहीं थी कि ये सराहना खुद किस्त दे लेगी। इस वजह से वो आज़ाद घूम फिर रहा था और इसके पैसे से ऐयाशी कर रहा था। तब ये नितिन को बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हालाँकि ये पुलिस में बयान दे रही होती है कि मैंने नितिन को ऐसे बोला। आगे से नितिन इसे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बच्चा भी है। तब ये अपने शौहर से लड़ाई करना शुरू कर देती है और बच्चे से भी जान छुड़वाने की कोशिश करती है। ये अपने ससुराल में निकलती है वहाँ से लड़ाई करके और अपने माँ-बाप के घर इसी वजह से रह रही होती है। जब 16 फरवरी आती है उस दिन इसने सोचा कि एक तीर से दो शिकार करूँगी। अपने शौहर को ये फ़ोन करती है और उससे सुलह-मशवरा करती है और उससे माफ़ी माँगती है कि तुम मुझे आके ले जाओ, मैं गलती करके यहाँ पे बैठी हुई थी। तुम मेरे शौहर हो, मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुज़ारनी है। इसका शौहर कहता है ठीक है और इसे लेने आ जाता है। इसका इरादा होता है कि रात को अपने बच्चे को कत्ल करके इसके सर के ऊपर डाल दूँगी। ये रात को अपने बेटे को उठाती है, शौहर को वहाँ पे सुला के और उसे कत्ल करके वहाँ पे आ जाती है। अगले दिन जब बच्चा मिल जाता है उसके बाद इसे ख्याल आता है कि शौहर के ऊपर शक लोगों को कैसे जाएगा। ये रात को दोबारा फिर जाती है
17 फरवरी को और जाके अपने शौहर का एक जूता वहाँ पे फेंक के आ जाती है। 18 फरवरी को जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इसके शौहर परनूर का जूता एक वहाँ पे मिलता है, तो परनूर खुद हैरान रह जाता है कि मेरा जूता आखिर वहाँ पे कैसे गया। लेकिन पुलिस वाले इतने बेवकूफ़ भी नहीं होते, वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि इसके शौहर को कोई फँसाने की कोशिश कर रहा है। लिहाज़ा अब ये सारी बातें खुद ही बताई जा रही थी। 18 फरवरी तक इसने अपनी सारी बातें बता दी थी। 18 फरवरी को इसका बाप वापस आया और आके पुलिस स्टेशन अपनी बेटी से मिलने गया, तो पुलिस वालों ने इसके बाप को इसकी ये वीडियो दिखाई जिसमें ये मानी जा रही थी सब कुछ, मैंने अपने बेटे को कैसे कत्ल किया। तो ये रात 3 बजे उठ के अपने बेटे को उठाती है और उठा के आहिस्ता से उसे बाहर लेके चली जाती है। वहाँ पे जाती है समंदर किनारे और दीवार के ऊपर चढ़ के अपने बच्चे को नीचे पत्थरों के ऊपर फेंक देती है। अब ये वापस आने ही लगती है कि इसको बच्चे की रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिससे ये समझ जाती है कि बच्चा अभी तक मौत के घाट नहीं उतरा। ये दोबारा नीचे उतरती है, बच्चे को उठाती है, फिर दीवार के ऊपर चढ़ती है, ऊपर से फिर बच्चा नीचे फेंकती है। अब की बार बच्चे की आवाज़ नहीं आती और ये समझ जाती है कि बच्चा मर चुका है। दूसरी तरफ इसके शौहर को भी इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। वो पुलिस में बयान देता है कि अगर ये अपने आशिक के साथ रहना चाहती थी, तो ये अपना बच्चा मेरे हवाले कर देती, मेरे बेटे को कत्ल ना करती, मैं पाल लेता। इसका माँ-बाप भी यही बयान देता है कि अगर इसने इस तरह की कोई हरकत करनी थी, तो बच्चे को हमारे हवाले कर देती, हम लोग इतना ज़्यादा प्यार करते थे। तब इसका बाप इससे पूछता है कि तूने जब मैं घर था तब ये सब कुछ क्यों ना किया? वो बताती है कि जब भी बाबा आप घर होते थे, तो आप इसको अपने आस-पास ही रखते थे, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकती थी। एक दफ़ा पहले भी इसने अपने बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन रात को जब इसका बेटा रोना शुरू हो गया, तब इसका बाप फ़ौरन जग जाया करता था। जैसे ही इसके बेटे की रोने की आवाज़ आती, इसका बाप फ़ौरन जग के उसे उठा लिया करता था। इस वजह से इसे मौका नहीं दिया जाता था, इसे मौका नहीं मिलता था अपने बेटे को कत्ल करने का। अब पुलिस इसके आशिक नितिन को नोटिस जारी करती है, वो आता है और पुलिस को बयान देता है कि भई इस तरह की कोई बात नहीं, मैंने इसे नहीं बोला था कि तुम अपने बेटे को कत्ल करो, ना ही मैंने इसे शादी का बोला था। मैं तो इसके साथ ऐश कर रहा था, बस अय्याशी से ज़िंदगी गुज़ार रहा था। कि मुझे पैसे वगैरह इसकी साइड से मिल जाते थे, मैंने तो शादी का भी इसे कभी नहीं बोला। तब ये सरना जो होती है, ये अपना बयान चेंज करती है और कहती है कि इसकी किसी और जगह शादी हो रही थी, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं इसको शादी का बोलती तो ये कहता तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, इस वजह से मैंने गुस्से में अपने बेटे को कत्ल किया कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं होगा तब ये मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन इसका आशिक नितिन जो होता है वो बार-बार इनकार करी जा रहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं होती। इस तरह का कभी मैंने इसे नहीं बोला। खैर पुलिस इसको भी एफआईआर में नामज़द कर लेती है और इसे मशवरा देने के ऊपर रखती है कि इसने इस लड़की को मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे को कत्ल कर दो, उकसाने के ऊपर रख लेती है। खैर इनका ये ट्रायल चलना शुरू हो जाता है और यूँ 20 जनवरी 2025 तक इनका ट्रायल चलता है। इसी दौरान इसकी सरन्ना की बेल भी हो जाती है और ये ज़मानत के ऊपर बाहर होती है और ज़मानत इस चीज़ के ऊपर होती है कि तूने अपने इलाके कलनूर में नहीं रहना है, इस इलाके को छोड़ के चली जाओ। इसने अपना इलाका कलनूर छोड़ दिया था और चेन्नई में एक जगह के ऊपर रह रही थी। अब इसने दोबारा 20 जनवरी 2025 को अदालत में हाज़िर होना था। इसी वजह से ये चेन्नई के रेलवे स्टेशन के ऊपर आती है और वहाँ पे आके बेहोश हो जाती है। लोग इसे जल्दी-जल्दी उठा के हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। तब पुलिस आ जाती है, पुलिस को पता चलता है कि इसने कोई केमिकल खा लिया है और मरने की कोशिश की है। तब अदालत इसकी आगे वाली डेट डाल देती है और अब ये पुलिस की हिरासत में है और इसका ट्रायल चल रहा है। आगे इस केस का जो फैसला आएगा वो आगे चल के पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।